वेलकम टू घटना स्टडी। सब समय की घटना चक्र का न्यू करंट अफेयर बुक जो कि अर्धवार्षिकांक है, ये मार्केट में आ चुका है। इसमें जून 2023 से और नवंबर 2023 तक का करंट अफेयर है। इसके पहले 2 चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं, राष्ट्रीय परिदृश्य और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। आज तीसरा चैप्टर है आर्थिक परिदृश्य, जो कि पेज नंबर 22 से पेज नंबर 31 तक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करें। आर्थिक परिदृश्य से संबंधित आज का पहला प्रश्न है, 27 अक्टूबर 2023 को जारी प्रमुख खरीफ फसलों के उत्पादन के प्रथम अग्रिम अनुमान 2023-24 से 2023-24 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसके अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन 1485.69 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। दूसरा कथन है, इसके अनुसार चावल उत्पादन 985.60 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल पहला कथन सही है। इसके अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन 1485.69 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। प्रमुख खरीफ फसलों के उत्पादन के प्रथम अग्रिम अनुमान 2023 से 2024 जारी किए गए 27 अक्टूबर 2023 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। इसके अनुसार प्रमुख खरीफ फसलों का अनुमानित उत्पादन इस प्रकार है। कुल खाद्यान्न का उत्पादन 1485.69 लाख मीट्रिक टन, जिसमें चावल 1063.13 लाख मीट्रिक टन, मक्का 224.82 लाख मीट्रिक टन और तूर 34.21 लाख मीट्रिक टन, मूंग 14.05 लाख मीट्रिक टन। उड़द 15.05 लाख मीट्रिक टन। कुल तिलहन उत्पादन 215.33 लाख मीट्रिक टन, जिसमें मूंगफली 78.29 लाख मीट्रिक टन और सोयाबीन 115.28 लाख मीट्रिक टन है। गन्ना 4347.93 लाख मीट्रिक टन, कपास 316.57 लाख गांठें प्रत्येक 170 किलोग्राम, पटसन और मेस्ता 91.91 लाख गांठें प्रत्येक 180 किलोग्राम पर। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हाल ही में एक्सिस बैंक और फाइबर द्वारा संयुक्त रूप से नंबर लेस क्रेडिट कार्ड फैब एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। एक्सिस बैंक का यह नंबर लेस कार्ड रुपए द्वारा संचालित है और इस क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक भी कर सकते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है बी, पहला तथा दूसरा दोनों कथन सही हैं। हाल ही में एक्सिस बैंक और फाइब द्वारा संयुक्त रूप से नंबर लेस क्रेडिट कार्ड फाइब एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया और एक्सिस बैंक का यह नंबर लेस कार्ड रुपए द्वारा संचालित है और इस कार्ड को यूपीआई से लिंक भी कर सकते हैं। भारत का प्रथम नंबर लेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया 10 अक्टूबर 2023 को एक्सिस बैंक और अग्रणी फिनटेक फाइव जिसे पहले अर्ली सैलरी के नाम से भी जाना जाता था, द्वारा संयुक्त रूप से भारत का पहला नंबर लेस बिना नंबर वाला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। इस नंबर लेस क्रेडिट कार्ड को फाइव एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड नाम दिया गया है। भारत का प्रथम नंबर लेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ है। यह कार्ड रुपए द्वारा संचालित है, जो ग्राहक को इस क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने की अनुमति देता है। कार्ड में जीवन पर्यंत शून्य ज्वाइनिंग फीस और शून्य वर्षकालिक शुल्क है। कार्ड पर कोई भी कार्ड नंबर, समाप्ति तिथि, नाम या
CVC मुद्रित नहीं होगा, जिससे ग्राहकों को अतिरिक्त स्तर की सुरक्षा प्राप्त होगी। अतिरिक्त सुविधा है तो टैप एंड पे सुविधा भी प्रदान करता है। कार्ड सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म के अलावा सभी ऑनलाइन कोर्स पर भी स्वीकार किया जाता है। ग्राहकों को सभी ऑनलाइन या ऑफलाइन लेन देन पर 1% कैशबैक भी प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में जारी 360 वन वेल्थ रून इंडिया रिच लिस्ट 2023 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है बी, मुकेश अंबानी एवं परिवार को। 360 वन वेल्थ रून इंडिया रिच लिस्ट 2023 कब 10 अक्टूबर 2023 को जारी की गई है? रून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। सूची में कुल 1319 व्यक्तियों को शामिल किया गया है। सूची में शामिल शीर्ष 10 व्यक्ति एवं उनकी संपत्ति है। मुकेश अंबानी एवं उनका परिवार पहले स्थान पर है, जिनकी संपत्ति है 808 और 700 करोड़ रुपए। और गौतम अडानी एवं उनका परिवार 474 800 करोड़ रुपए। और साइरस पूनावाला एवं परिवार 278 500 करोड़ रुपए। शिव नाडर एवं परिवार 228 और 900 करोड़ रुपए। गोपीचंद हिंदुजा एवं परिवार 176 500 करोड़ रुपए। दिलीप सांघवी 16 43 00 करोड़ रुपए। लक्ष्मी निवास मित्तल एवं परिवार 16 23 00 करोड़ रुपए। राधा कृष्ण दमानी एवं परिवार 143 900 करोड़ रुपए। कुमार मंगलम बिरला एवं उनका परिवार 125 600 करोड़ रुपए। नीरज बजाज एवं परिवार 120 700 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, 9 अक्टूबर 2023 को अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वर्ष 2023 का यह पुरस्कार अमेरिकी शास्त्री क्लाउडिया गोल्डन को प्रदान किया जाएगा। दूसरा कथन है, वह अर्थशास्त्र में यह पुरस्कार पाने वाली पांचवी महिला हैं। तो इसका राइट आंसर है ए, केवल पहला सही है। वर्ष 2023 का यह पुरस्कार अमेरिकी शास्त्री क्लाउडिया गोल्डन को प्रदान किया जाएगा। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 9 अक्टूबर 2023 को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा घोषित किया गया। वह इस वर्ष यह पुरस्कार प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री एवं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन को प्रदान किया जाएगा। उन्हें यह सम्मान महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत या विकसित करने के लिए दिया जाएगा। वह अर्थशास्त्र में यह सम्मान पाने वाली तीसरी महिला हैं। इससे पूर्व एलिनार ओस्ट्रम वर्ष 2009 में तथा एस्थर डेफ्लो वर्ष 2019 में इस पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी हैं। अगला प्रश्न है, 6 अक्टूबर 2023 को जारी मौद्रिक नीति वक्तव्य 2023-24 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसमें RBI ने रेपो दर को अपवर्तित रखा है। दूसरा कथन है, इसके अनुसार वर्ष 2023-24 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर 6.5% अनुमानित है। उपयुक्त दोनों कथन सही हैं। राइट ऑप्शन है सी। मौद्रिक नीति वक्तव्य 2023-24 6 अक्टूबर 2023 को RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति ये गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में जारी की गई है। इसके अनुसार रेपो दर अपवर्तित रहा है। इसने चलन निधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर 6.50% पर यथावत है। परिणाम स्वरूप स्थायी जमा सुविधा दर 6.25%, बैंक दर 6.75% और सीमांत स्थायी सुविधा दर 6.75% है। अन्य प्रमुख दरें हैं, स्थायी रिवर्स रेपो दर 3.35%, CRR 4.50%,
SLR 18%। RBI के अनुसार वर्ष 2023-24 के लिए वास्तविक घरेलू RBI के अनुसार वर्ष 2023-24 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर 6.5% होना अनुमानित है। CPI मुद्रास्फीति वर्ष 2023-24 के लिए 5.4% अनुमानित है। 29 सितंबर 2023 तक भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि 586.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसकी अध्यक्षता में अपेक्षित क्रेडिट घाटा हानि कार्य समूह का गठन किया है? राइट आंसर है सी, आर नारायण स्वामी। अपेक्षित क्रेडिट घाटा यानी कि हानि कार्य समूह का गठन 4 अक्टूबर 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक ने किया। किसकी अध्यक्षता में? आर नारायण स्वामी की अध्यक्षता में। इसमें 9 सदस्य थे अध्यक्ष सहित। 8 अन्य सदस्य संजय कल्लालपुर, राजोशिक बनर्जी, एस श्रीनिवास राव, राजेंद्र खंडेलवाल, सुशांत वैश्य, आदिश यादव, प्रवीण कुमार तापड़िया, एन श्रीधरन। अगला प्रश्न है, 4 अक्टूबर 2023 को जारी व्यापार एवं विकास रिपोर्ट 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह रिपोर्ट विश्व बैंक समूह द्वारा जारी किया गया है। इसके अनुसार भारत का आर्थिक विकास वर्ष 2023 में 6.6% रहने का अनुमान है। तो इसका इन कथनों में केवल दूसरा कथन सही है। इसके अनुसार भारत का आर्थिक विकास वर्ष 2023 में 6.6% रहने का अनुमान है। व्यापार एवं विकास रिपोर्ट 2023 4 अक्टूबर 2023 को जारी की गई। किसके द्वारा? व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD के द्वारा। रिपोर्ट की प्रमुख बातें। इसके अनुसार वैश्विक विकास दर वर्ष 2023 में 2.4% तथा 2024 में 2.5% रहने का अनुमान है। भारत की विकास दर वर्ष 2023 में 6.6% तथा 2024 में 6.2% रहने का अनुमान है। चीन की विकास दर वर्ष 2023 में 6.4% तथा 2024 में 4.8% रहने का अनुमान है। जापान की विकास दर वर्ष 2023 में 2.3% तथा 2024 में 0.9% रहने का अनुमान है। अन्य प्रमुख देशों की विकास दर। US 2023 में 2.2% विकास दर और वर्ष 2024 में 1.9%। UK 0.4% 2023 में और 2024 में 0.4%। रूस 2.2% वर्ष 2023 में और 1.9% 2024 में। फ्रांस की विकास दर 2023 में 0.9% और वर्ष 2024 में 1.2%। जर्मनी की विकास दर 2023 में 0.6% और वर्ष 2024 में 1.1%। ब्राज़ील की विकास दर 2023 में 3.3% और 2024 में 2.3%। दक्षिण अफ्रीका की विकास दर 0.0% 2023 में थी और 2024 में 1.0%।
अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने लॉन्को अमरकंटक पावर लिमिटेड। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड LPL में PFC प्रोजेक्ट लिमिटेड, REC लिमिटेड, दामोदर वैली कॉरपोरेशन और किस कंपनी की 100% हिस्सेदारी के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की? राइट ऑप्शन है सी, SJVN लिमिटेड। लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड LAPL प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI द्वारा कब? 3 अक्टूबर 2023 को। प्रस्तावित संयोजन संबंधित है इस कंपनी में 100% हिस्सेदारी से। अधिग्रहणकर्ता PFC प्रोजेक्ट्स लिमिटेड PPL, REC लिमिटेड, SJVN लिमिटेड और दामोदर वैली कॉरपोरेशन DVC। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटाबेस अक्टूबर 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की गई है। दूसरा कथन है, इसके अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक विकास दर 3% रहने का अनुमान है। तीसरा कथन है, वर्ष 2023 में भारत की विकास दर 6.3% रहने का अनुमान है। अब पूछा गया है उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, केवल 2 एवं 3। इसके अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक विकास दर 3% रहने का अनुमान है। और तीसरा कथन है, वर्ष 2023 में भारत की विकास दर 6.3% रहने का अनुमान है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटाबेस अक्टूबर 2023 में जारी किया गया। किसके द्वारा? वाशिंगटन DC स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के द्वारा। रिपोर्ट की मुख्य बातें हैं, वैश्विक विकास दर जो कि अनुमानित है वर्ष 2023 में 3.0% और वर्ष 2024 में 2.9%। भारत की विकास दर जो कि अनुमानित है वर्ष 2023 के लिए 6.3% और वर्ष 2024 के लिए 6.3%। चीन की विकास दर अनुमानित है वर्ष 2023 के लिए 5% और वर्ष 2024 के लिए 4.2%। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर जो कि अनुमानित है वर्ष 2023 के लिए 1.5% और वर्ष 2024 के लिए 1.4%। अन्य प्रमुख देशों की विकास दर जो कि अनुमानित है संयुक्त राज्य अमेरिका की विकास दर 2023 में 2.1% और वर्ष 2024 में 1.5%। फ्रांस की विकास दर 1.0% और वर्ष 2024 में 1.3%। जर्मनी की विकास दर 0.5% और वर्ष 2024 के लिए 0.9%। जापान की विकास दर 2023 में 2.0% और वर्ष 2024 में 1.0%। यूके की विकास दर 2023 में 0.5% और वर्ष 2024 में 0.6%। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में जारी कांतार ब्रॉड शीर्ष 75 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस रिपोर्ट के अनुसार
75 ब्रांडों का संयुक्त ब्रांड मूल्य $379 है। और दूसरा कथन है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ब्रांड मूल्य $42.9 है। अमेरिकी डॉलर के साथ 75 ब्रांडों की सूची में पहले स्थान पर है। तीसरा कथन है HDFC बैंक इस सूची में दूसरे स्थान पर है। और चौथा कथन है भारतीय स्टेट बैंक SBI इस सूची में चौथे स्थान पर है। तो इसका राइट आंसर है बी, केवल पहला, दूसरा और तीसरा सही है, चौथा गलत है। कांतार ब्रांड शीर्ष 75 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड रिपोर्ट 2023 28 सितंबर 2023 को जारी की गई। जारी करता है WPP की रिसर्च विंग। कांतार रिपोर्ट में शामिल है शीर्ष 75 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड। 75 ब्रांडों का संयुक्त ब्रांड मूल्य $379 बिलियन। संयुक्त ब्रांड मूल्य में गिरावट वर्ष 2022 की तुलना में 4%। गिरावट का कारण विश्व भर में चल रही आर्थिक अस्थिरता। शीर्ष 5 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड हैं 2023 में। पहला ब्रांड है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ब्रांड मूल्य $42.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर। दूसरा है HDFC बैंक का ब्रांड मूल्य $33.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर। और इन्फोसिस का ब्रांड मूल्य है $24.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर। एयरटेल का ब्रांड मूल्य है $22.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। और भारतीय स्टेट बैंक SBI का ब्रांड मूल्य है $14.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने 1040.50 करोड़ रुपए के कुल आकार के साथ अपना पहला रुपए मूल्य वाले AAA रेटेड सामाजिक प्रभाव ब्रांड प्रस्तुत किया है। दूसरा कथन है हरित भवन ऊर्जा भंडार और स्मार्ट ग्रिड सहित ऊर्जा दक्षता का वादा करने वाली परियोजनाएं भी नाबार्ड द्वारा प्रारंभ किए जा रहे नए ब्रांड के माध्यम से धन प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी। राइट आंसर है इसका सी, पहला एवं दूसरा दोनों कथन सही है। नाबार्ड द्वारा देश का प्रथम सामाजिक प्रभाव ब्रांड प्रस्तुत 26 सितंबर 2023 को भारत के राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा देश का पहला सामाजिक प्रभाव ब्रांड प्रस्तुत किया गया है। ध्यातव्य है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने 1040.50 करोड़ रुपए का सामाजिक प्रभाव ब्रांड प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत धान क्रय नीति के तहत सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है। राइट ऑप्शन है बी, 2183 रुपये प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के लिए धान क्रय नीति अनुमोदित 12 सितंबर 2023 को अनुमोदनकर्ता उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल धान क्रय नीति अनुमोदित की गई है मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत। सामान्य धान का समर्थन मूल्य है 2183 रुपये प्रति क्विंटल। ग्रेड ए धान का समर्थन मूल्य है 2203 रुपये प्रति क्विंटल।
समर्थन मूल्य में वृद्धि हुई है 143 रुपये प्रति क्विंटल की। धान क्रय का प्रस्तावित अंतरिम लक्ष्य रखा गया है 70 लाख मीट्रिक टन। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 2023 में टाइम मैगजीन द्वारा जारी वर्ष 2023 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में माइक्रोसॉफ्ट को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा कथन है, शीर्ष 100 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी इन्फोसिस है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, पहला एवं दूसरा दोनों कथन सही है। विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची 2023 जारी की गई सितंबर 2023 को। किसके द्वारा? प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम के द्वारा। इस सूची में शामिल कुल कंपनियां हैं 750। सूची में शामिल शीर्ष 5 कंपनियां हैं। पहली कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, जो कि यूएस की कंपनी है। दूसरी कंपनी है एप्पल, वो भी यूएस की कंपनी है। और तीसरी कंपनी है अल्फ़ाबेट, वो भी यूएस की कंपनी है। और चौथी है मेटा प्लेटफॉर्म्स, यूएस। और पांचवी कंपनी है एसेंचर, जो कि आयरलैंड की कंपनी है। इस सूची में 7 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। प्रमुख आईटी कंपनी इन्फोसिस शीर्ष 100 सूची में शामिल है, जो कि 64वें स्थान पर होगी। और यह एकमात्र भारतीय कंपनी है जो कि शीर्ष 100 की सूची में शामिल है, इन्फोसिस। 6 अन्य भारतीय कंपनियां एवं उनकी रैंक इस प्रकार है। विप्रो 174वें स्थान पर, महिंद्रा समूह 210वां स्थान, रिलायंस इंडस्ट्री 248वां स्थान, HCL टेक्नोलॉजी 262वां स्थान और HDFC बैंक 418वां स्थान और WNS ग्लोबल सर्विसेज 596वें स्थान पर और ITC 672वां स्थान है। अगस्त 2023 में सार्वजनिक उद्यम विभाग DPE द्वारा राष्ट्रीय केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को कौन सा दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है बी, नवरत्न का। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड RCF, इस कंपनी को नवरत्न का दर्जा 29 अगस्त 2023 को दिया गया। यह दर्जा प्रदान किया गया सार्वजनिक उद्यम विभाग DPI ने। विशेष तथ्य हैं इसके। नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का एक समूह है। नवरत्न का दर्जा प्राप्त कंपनियां केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना परियोजनाओं में 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश कर सकती हैं। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों CPSE के रूप में वर्गीकृत नवरत्न कंपनियां शुद्ध लाभ, कुल उत्पादन लागत, प्रति शेयर आय और क्रॉस सेक्टर प्रदर्शन जैसे कारकों के आधार पर विशिष्ट परिचालन और वित्तीय मानदंडों के अधीन होती है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने जलगांव पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक और अकोला मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक के विलय हेतु किस बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 56 के संयोजन में धारा 44A की उपधारा 4 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए विलय को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका राइट आंसर है बी, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949। जलगांव पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक और अकोला मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक का विलय को मंजूरी दी गई 25 अगस्त 2023 को। मंजूरी प्रदाता है भारतीय रिजर्व बैंक RBI और यह मंजूरी दी है भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के संयोजन में धारा 44A की उपधारा 4 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए। विलय प्रभावी है 28 अगस्त 2023 से।
विशेष तथ्य हैं, विलय की प्रभावी तिथि के बाद अकोला मर्चेंट को ऑपरेटिव बैंक की शाखाएं जलगांव पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक की शाखाओं के रूप में काम करेंगी। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज ADEX और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क ADMF किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर है बी, तेलंगाना में। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क ADMF 11 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया। लॉन्च करता है तेलंगाना के सूचना प्रौद्योगिकी और उद्योग मंत्री के तारक रामाराव। लॉन्च स्थल है हैदराबाद। ADEX को विकसित किया गया है कृषि क्षेत्र के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के रूप में। ADEX को विकसित किया गया है कृषि क्षेत्र के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के रूप में। ADEX विकसित किया गया है तेलंगाना सरकार द्वारा विश्व आर्थिक मंच और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के सहयोग से। ADEX क्या है? एक ओपन सोर्स, ओपन स्टैंडर्ड और इंटर ऑपरेटेबल पब्लिक गुड। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं में वित्तीय सहायता में पर्याप्त वृद्धि को मंजूरी प्रदान की। इन मंजूरी के तहत पूर्व सैनिकों की विधवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदान योजना के तहत वित्तीय सहायता राशि 20,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो इसका राइट आंसर है डी, 50,000 रुपये। पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं में वित्तीय सहायता में पर्याप्त वृद्धि हुई है। वृद्धि हेतु मंजूरी 11 अगस्त 2023 को और मंजूरी प्रदाता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इसका उद्देश्य है देश सेवा में अपना जीवन न्यौछावर करने वालों को लाभान्वित करना। व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदान में वृद्धि। पूर्व सैनिकों की विधवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदान योजना के तहत वित्तीय सहायता राशि 20,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये। चिकित्सा अनुदान में वृद्धि। गैर पेंशन भोगी पूर्व सैनिकों विधवाओं को चिकित्सा अनुदान के तहत प्रदत्त राशि 30,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये की गई है। गंभीर बीमारी अनुदान में वृद्धि। गैर पेंशन भोगियों पूर्व सैनिकों विधवाओं को प्रदत्त गंभीर बीमारी अनुदान राशि 1,25,25,000 रुपये से बढ़ाकर 1,50,000 रुपये की गई है। अगस्त 2023 में किस सीमेंट कंपनी ने सांगी इंडस्ट्रीज लिमिटेड SIL के अधिग्रहण की घोषणा की है? राइट आंसर है सी, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड। सांगी इंडस्ट्रीज लिमिटेड SIL का अधिग्रहण की घोषणा 3 अगस्त 2023 को घोषणाकर्ता अंबुजा सीमेंट लिमिटेड ACL अंबुजा सीमेंट SIL के मौजूदा प्रवर्तकों रवि सांगी और परिवार से अधिग्रहण करेगा। SIL के 56.74% शेयरों का अधिग्रहण की राशि 5,000 करोड़ रुपए। उद्देश्य है बाजार में अपनी उपस्थिति का विस्तार करना। गुजरात के कच्छ जिले के सांगीपुरम में SIL की एकीकृत विनिर्माण इकाई है। यह विनिर्माण इकाई भारत की क्षमता के हिसाब से सबसे बड़ी एकल स्थान सीमेंट और क्लिंकर इकाई है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में वित्त मंत्रालय ने ONGC विदेश लिमिटेड OVL को श्रेणी फर्स्ट मिनी रत्न से नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम CPSE में उन्नत करने हेतु मंजूरी प्रदान की। इसी के साथ अब भारत में नवरत्न का दर्जा प्राप्त CPSE की संख्या क्रम में
कितनी संख्या क्रम में कितनी हो गई है? राइट आंसर है सी 14। ONGC विदेश लिमिटेड OVL इसे श्रेणी फर्स्ट मिनी रत्न से नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम CPSE में उन्नत करने हेतु मंजूरी 3 अगस्त 2023 को प्रदान की गई। वित्त मंत्रालय ने इसको मंजूरी प्रदान की है। नवरत्न का दर्जा प्राप्त क्रम होगा 14वां। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 2 अगस्त 2023 को GST परिषद की 51वीं बैठक नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। दूसरा कथन है, इस बैठक में कैसीनो, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन गेमों में लगाए गए दावों के पूर्ण अंकित मूल्य पर 18% GST लगाने की सिफारिश की गई है। तो इसका केवल पहला विकल्प सही है। GST परिषद की 51वीं बैठक 2023 2 अगस्त 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नई दिल्ली में आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में। GST परिषद द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशें कैसीनो, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन गेमिंग में लगाए गए दावों के पूर्ण अंकित मूल्य पर 28% GST लगाने की सिफारिश की गई। इसे 1 अक्टूबर 2023 से लगाने का प्रस्ताव है। GST लागू होने के 6 माह बाद परिषद इसकी समीक्षा करेगी। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में RBI ने कर्ज पर लगने वाले दंडात्मक ब्याज के लिए संशोधित नियम जारी किया है। यह नियम कब से प्रभावी होगा? तो इसका राइट आंसर है बी, 1 जनवरी 2024 से। कर्ज पर लगने वाले दंडात्मक ब्याज के लिए संशोधित नियम जारी किए गए अगस्त 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, और यह नियम 1 जनवरी 2023 से लागू होंगे। इसके तहत अब बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां कर्ज भुगतान में चूक के मामले में संबंधित ग्राहक से मानक दंडात्मक ब्याज नहीं वसूल कर सकेंगी। क्या बदलाव होगा? अभी EMI में चूक से बैंक ब्याज वसूलती है। यहाँ दंडात्मक ब्याज कुल ब्याज में जुड़ने से EMI अधिक हो जाती है। नए नियमों के तहत अब बैंक निर्धारित दंडात्मक शुल्क ही वसूल सकेंगे। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस सूची में प्रसिद्ध अमेरिकी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा कथन है, इस सूची में इस वर्ष 8 भारतीय कंपनियां शामिल हुई हैं। कौन सा कथन सही है? इसके दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 अगस्त 2023 को जारी की गई है प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका फॉर्च्यून के द्वारा, और यह विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों की सूची है। सूची में शामिल शीर्ष 5 कंपनियां हैं। पहली कंपनी है अमेरिकी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट, दूसरी कंपनी सऊदी आरामको सऊदी अरब, और तीसरी कंपनी है स्टेट ग्रिड चीन, और चौथी कंपनी है अमेजन USA, और पांचवी कंपनी है चाइना नेशन पेट्रोलियम चीन। इस सूची में 8 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। इसमें शीर्ष 100 में शामिल हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज 88वें स्थान पर, और दूसरी है इंडियन ऑयल 94 स्थान पर। अन्य सूची में शामिल अन्य भारतीय कंपनियां हैं भारतीय जीवन बीमा निगम 107वां स्थान, ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड 158वां स्थान, और भारतीय पेट्रोलियम लिमिटेड 233वां स्थान। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 235वां स्थान, टाटा मोटर्स 237वां स्थान, और राजेश एक्सपोर्ट्स 353वां स्थान।
SECL की कौन सी खदान MDO माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर SECL की कौन सी खदानें MDO माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर मोड के तहत कोयला उत्पादन करने वाली छत्तीसगढ़ की पहली ओपन कास्ट खदान बन जाएगी? तो इसका राइट आंसर है पेलमा खदान। MDO यानी कि माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर मोड के तहत छत्तीसगढ़ की पहली ओपन कास्ट खदान बन जाएगी SECL की पेलमा खदान। रायगढ़ क्षेत्र में स्थित पेलमा ओपन कास्ट खदान को संचालित करने हेतु समझौता हस्ताक्षरित साउथ ईस्टर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड SECL और पेलमा कोलियरीज के मध्य। समझौते के अनुसार खदान का संचालन पेलमा कोलियरीज द्वारा अगले 2 वर्षों तक देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योग की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसका राइट आंसर है बी, जमशेदपुर में। देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योग की स्थापना 29 जुलाई 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा जमशेदपुर में स्थापित की गई। जमशेदपुर को पूर्वी सिंहभूम में कहते हैं। स्थापना की जाएगी मेसर्स TCPL ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मेटर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड और मेसर्स कमिंग्स इन US का संयुक्त उपक्रम के द्वारा। अगला प्रश्न है 28 जुलाई 2023 को भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB के बीच कितनी राशि का ऋण समझौता हस्ताक्षरित हुआ है? तो इसका राइट आंसर है C, $200 मिलियन। एशियाई विकास बैंक ADB और भारत सरकार के मध्य समझौता हुआ है। दोनों के मध्य ऋण पत्र हस्ताक्षरित 28 जुलाई 2023 को। ऋण की राशि है $200 मिलियन। किस लिए? जल आपूर्ति और स्वच्छता प्रणालियों का विस्तार करने तथा चुने हुए शहरों में शहरी सहनीयता और विरासत को बढ़ाने के लिए जारी राजस्थान माध्यमिक शहर विकास क्षेत्र परियोजना के अतिरिक्त वित्त पोषण हेतु। अतिरिक्त वित्त पोषण से सहायता प्रदत्त राजस्थान सरकार को अपने माध्यमिक शहरों में अवसंरचना से जुड़ी कमियों को दूर करने में। अगला प्रश्न है जुलाई 2023 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने इफ्का लेबोरेटरीज लिमिटेड द्वारा यूनिकेम लेबोरेटरीज लिमिटेड की कितनी शेयरधारिता के अधिग्रहण से जुड़े प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका राइट आंसर होगा 59.38%। यूनिकेम लेबोरेटरीज लिमिटेड का अधिग्रहण 27 जुलाई 2023 को हुआ है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने इसको मंजूरी प्रदान की है और अधिग्रहणकर्ता कंपनी इफ्का लेबोरेटरीज लिमिटेड। यूनिकेम लेबोरेटरीज लिमिटेड की शेयरधारिता का अधिग्रहण 59.38%। संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था उद्योग गठबंधन RECAIC के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? पहला कथन है जुलाई 2023 में इसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने चेन्नई में किया है। दूसरा कथन है यह भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत संकल्पित एक उद्योग आधारित पहल है। तीसरा कथन है इस गठबंधन में 35 कंपनियां इसके संस्थापक सदस्यों के रूप में शामिल हैं
और चौथा कथन है इस गठबंधन के 3 मार्गदर्शक सिद्धांत प्रभाव के लिए साझेदारी, प्रौद्योगिकी सहयोग और पर्याप्त वित्त हैं। तो इसका राइट आंसर है सी वाला कथन गलत है, बाकी सभी सही हैं। संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था उद्योग गठबंधन RECEIC, इसका शुभारंभ 27 जुलाई 2023 को हुआ है और शुभांकर करता है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव। शुभारंभ स्थल है चेन्नई, तमिलनाडु। गठबंधन में शामिल हैं 39 कंपनियां इसके संस्थापक सदस्य के रूप में। अगला प्रश्न है जुलाई 2023 में एशियाई विकास बैंक ADB और भारत सरकार के मध्य बिहार में राजमार्गों के उन्नयन हेतु कितनी राशि का ऋण समझौता हस्ताक्षरित हुआ है? तो इसका राइट आंसर है 295 मिलियन डॉलर। बिहार में राज्य राजमार्गों के उन्नयन हेतु ऋण समझौता हस्ताक्षरित हुआ है 27 जुलाई 2023 को। इसके मध्य एशियाई विकास बैंक ADB और भारत सरकार के मध्य ऋण की राशि है 295 मिलियन डॉलर। उद्देश्य है बिहार में लगभग 265 किलोमीटर राजमार्गों का जलवायु और आपदा प्रतिरोधी डिजाइन और सड़क सुरक्षा कारकों के साथ उन्नयन करना। अगला प्रश्न है 21 जुलाई 2023 को एशियाई विकास बैंक द्वारा पहला स्थानीय मुद्रा स्वास्थ्य बांड जारी किया गया है। इस बांड द्वारा जुटाई गई राशि से किस देश में इंटरनेशनल मेडिकल सेंटर LLC के लिए ADB के इंटरमेड अस्पताल विस्तार परियोजना को वित्त पोषित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है D, मंगोलिया। एशियाई विकास बैंक ADB द्वारा पहला स्थानीय मुद्रा स्वास्थ्य बांड जारी किया गया है 21 जुलाई 2023 को। ADB ने उधार लेने वाले सदस्य की स्थानीय मुद्रा में मूल्य वर्गित अपने पहले स्वास्थ्य बांड में जुटाए हैं 35 मिलियन मंगोलियाई टोग्रोग MNT, लगभग 10.2 मिलियन डॉलर। इस बांड में होता है 2 वर्ष की बुलेट परिपक्वता के साथ 11.25% अर्धवार्षिक कूपन, जिसे MNT में दर्शाया जाता है और US डॉलर में तय किया जाता है। अगला प्रश्न है जुलाई 2023 में किसने केंद्रीय पंजीयन सहारा रिफंड पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर है B, अमित शाह। केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल शुभारंभ 18 जुलाई 2023 को। शुभांकर करता है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह। पोर्टल विकसित किया गया है सारा समूह की सहकारी समितियों के प्रमाणिक जमाकर्ताओं द्वारा दावे प्रस्तुत करने हेतु। अगला प्रश्न है जुलाई 2023 में रेजरपे ने किस देश में पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है B, मलेशिया। रेजरपे का पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे प्रारंभ हुआ है 12 जुलाई 2023 को मलेशिया में। इसका अन्य नाम है करलेक बाय रेजरपे। इसी के साथ रेजरपे पहला भारतीय स्टार्टअप हो गया है जिसने करलेक के साथ अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है 1 जून 2023 को NHPC लिमिटेड और विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड VUCL नेपाल के मध्य नई दिल्ली में फूकोट कर्णाली जल विद्युत परियोजना के विकास हेतु एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। इस जल विद्युत परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर है D, 480 मेगावाट। फूकोट कर्णाली जल विद्युत परियोजना के हेतु समझौता। इस संबंध में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है 1 जून 2023 को और हस्ताक्षर करता है NHPC लिमिटेड और विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड VUCL नेपाल।
समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की उपस्थिति में। इस परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता है 480 मेगावाट। फुकोट कर्नाली जल विद्युत परियोजना से संबंधित अन्य तथ्य हैं। परियोजना अंतर्गत विद्युत उत्पादन हेतु कर्नाली नदी की धारा का उपयोग होगा और पैदा की गई बिजली नेपाल की एकीकृत बिजली प्रणाली में भेजी जाएगी। दूसरा पॉइंट है लगभग 2448 GWH के औसत वार्षिक उत्पादन के साथ परियोजना की स्थापित क्षमता लगभग 480 मेगावाट होगी। परियोजनाओं की प्रमुख विशेषताओं में 109 मीटर ऊंचा RCC बांध और एक भूमिगत बिजली घर है जहां 79 मेगावाट की 6 टरबाइनें होंगी। अगला प्रश्न है जून 2023 में जारी OECD इकोनॉमिक आउटलुक जून 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसके अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक विकास दर 2.7% रहने का अनुमान है। दूसरा कथन है वर्ष 2023 में भारत की विकास दर 5.8% रहने का अनुमान है। वो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, केवल पहला कथन सही है। इसके अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक विकास दर 2.7% रहने का अनुमान है। OECD इकोनॉमिक आउटलुक जून 2023 में जारी किया गया। जून 2023 में किसके द्वारा? पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD के द्वारा। इसके अनुसार वैश्विक विकास में सुधार होना शुरू हो गया है, लेकिन सुधार नाजुक बना हुआ है। इसके अनुसार वैश्विक विकास दर जो कि अनुमानित है वर्ष 2023 के लिए 2.7% और वर्ष 2024 के लिए 2.9%। G20 अनुमानित है वर्ष 2023 के लिए 2.8% और वर्ष 2024 के लिए 2.9%। OECD अनुमानित है वर्ष 2023 के लिए 1.4% और वर्ष 2024 के लिए 1.4%। OECD देशों में विकास दर अनुमानित है US वर्ष 2023 1.6% और वर्ष 2024 1%। यूरो क्षेत्र वर्ष 2023 0.9% और वर्ष 2024 1.5%। जापान वर्ष 2023 1.3% और वर्ष 2024 में 1.1%। गैर OECD देशों में विकास दर अनुमानित है भारत वर्ष 2023 6% और वर्ष 2024 में 7%। चीन वर्ष 2023 में 5.4% और वर्ष 2024 में 5.1%। ब्राज़ील वर्ष 2023 में 1.7% और वर्ष 2024 में 1.2%। इकतीस मई 2023 को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों के विकास के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर है बी, NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों के विकास के लिए समझौता हुआ है 31 मई 2023 को। किसने किया है? उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने। कहाँ किया है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। किसके साथ? NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। समझौते से संबंधित अन्य तथ्य हैं। इस समझौते के तहत कंपनियां फ्लोटिंग और ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट स्थापित करेंगी और इसकी स्थापना रिहंद जलाशय, अन्य जल क्षेत्र और किसी भी उपलब्ध खाली पड़ी भूमि पर किया जाएगा। कंपनियां अयोध्या शहर के सोलराइजेशन के लिए समर्पित सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम भी विकसित करेंगी। अगला कथन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2023 के मध्य प्रवर्तन मामलों में सहयोग पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन 2023 जयपुर में आयोजित हुआ है।
दूसरा कथन है, इस अवसर पर रेड सैंडर्स सहित इमारती लकड़ी के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन शेष के चौथे चरण का शुभारंभ किया गया है। तो उपयुक्त कथनों में से दोनों में से बताना है कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर है 2, केवल दूसरा कथन सही है। इस अवसर पर रेड सैंडर्स सहित इमारती लकड़ी के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन शेष के चौथे चरण का शुभारंभ किया गया है। प्रवर्तन मामलों में सहयोग पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2023 के मध्य। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। किसके द्वारा किया गया है? विश्व सीमा शुल्क संगठन WCO ब्रुसेल्स के परामर्श से केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के अधीनस्थ राजस्व खुफिया निदेशालय DRI की मेजबानी में। इसका मुख्य विषय है, नेटवर्क से लड़ने के लिए नेटवर्क की आवश्यकता होती है। इसका उद्देश्य है अंतर्दृष्टि एवं सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने की सुविधा प्रदान करना और भारतीय सीमा शुल्क के साझेदार प्रशासनों या संगठनों के साथ सहयोग बढ़ाना। इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है और इस अवसर पर उन्होंने रेड सैंडर्स सहित इमारती लकड़ी के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन शेष के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया। अगला प्रश्न है, 25 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फॉरेस्ट एवं पोटास युक्त P&K उर्वरकों पर रबी सीजन 2023-24 के लिए पोषक तत्व आधारित कितनी सब्सिडी दरों को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका राइट आंसर है C, 22,303 करोड़ रुपए। फॉस्फेट एवं पोटास युक्त P&K उर्वरकों पर रबी सीजन 2023-24 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी NBS दरों की मंजूरी दी गई 25 अक्टूबर 2023 को। मंजूरी प्रदाता है केंद्रीय मंत्रिमंडल और इसकी अवधि कितनी है? 1 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक। कुल मंजूर सब्सिडी दर है 22,303 करोड़ रुपए। P&K उर्वरकों पर सब्सिडी लागू है PNBS योजना के तहत 1 अप्रैल 2010 से। इस मंजूरी के तहत रबी सीजन में किसानों को नाइट्रोजन 47.02 रुपये प्रति किलोग्राम, फास्फोरस P 20.82 रुपये प्रति किलोग्राम और पोटास K 2.38 रुपये प्रति किलोग्राम और सल्फर S 1.89 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रदान की जाएगी। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।